प्रीवियस क्लास में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पैकिंग फ्रैक्शन, फिर बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी किया था और बताया था कि कैसे क्वेश्चन आता है। आज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कर्व प्लॉट करने के लिए भी दिया जाता है, अदरवाइज आप कर्व के बारे में एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की ही बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके। यहां पर हम लोग इस कर्व का एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर मास नंबर को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है। ध्यान देना, बहुत मेहनत से ड्रॉ किया गया है। पीपीटी पर इस तरह ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है। अब यहां पर ये जो मास नंबर हमने लिया 0 से लेके 250 तक, और हमने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मतलब बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे और यूनिट लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नेचर देखो ऐसा आता है, इस तरह का नेचर आता है। ध्यान देना, और ये जो डॉटेड लाइन है ये मैक्सिमा मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस डॉटेड लाइन के लिए हमने यहां पर न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट किया, सब जगह न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट किया। पहला 1s2 1s3, फिर इसी तरह से हेलियम, लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन, आइसोटोप्स भी दिया, फिर आयरन, और फिर फाइनली यूरेनियम। अब इस ग्राफ को देखकर लग रहा है, अब मान लो आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया जाए सपोज, तो कैसे आप प्लॉट करेंगे? तो आप सिंपली ग्राफ को जब भी प्लॉट करेंगे तो एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और वाई एक्सिस ले लेंगे। डिवीजन ऐसे ही बनाएंगे। तो यहां पर देखो, एक मैक्सिमम, दो, तीन मैक्सिमम। तो आप इसी तरह से एक, दो, तीन, और फिर ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। एकदम इजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। वाई एक्सिस पर वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को रख दोगे, एक्स एक्सिस पर मास नंबर को रख दो। चलो अब इसको हम लोग क्लीन करते हैं और यहां देखिए, तो यहां पर जैसे जैसे आपका मास नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पहले वाला जो पार्ट है इसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रहा है, और ये मैक्सिमम जा रहा है हीलियम तक। तो ये ब्रॉड मैक्सिमा दे रहा है हीलियम, फिर लिथियम मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन कार्बन पर मैक्सिमा, ठीक, सोडियम पर मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा, फिर ऐसा ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आइस, यहां पर वो बाय मिस्टेक लिखा गया है। हाँ ठीक है, तो वो आप एरर रिमूव कर देंगे, और फिर यहां पर ब्रॉड मैक्सिमा आयरन के केस, और फिर यहां पर ये यूरेनियम आ गया। इसका मतलब जो एनालिसिस हुआ, ध्यान दीजिएगा कि लाइट न्यूक्लियाई का बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ठीक, उसका बढ़ता जा रहा है, और ये करीब करीब 8.7 के आसपास आता है इन केस ऑफ आयरन। इसका मतलब आयरन के केस में 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, इसलिए आयरन के केस में ज्यादा स्टेबल है। फिर मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है,
और ये डिक्रीज करके अप्रोक्सीमेटली 7.6 या 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास यूरेनियम के केस में आ रहा है। इसका मतलब हेवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जा रहा है। क्लियर? लाइट न्यूक्लियाई का मास नंबर या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहें तो लाइट न्यूक्लियाई का कम है। फिर ये ब्रॉड मैक्सिमा कहां पर दे रहा? आयरन के केस में दे रहा। तो सबसे ज्यादा आयरन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया। फिर मास नंबर जब हमारा इंक्रीज करता जा रहा है इसके बाद बियॉन्ड 50, तो जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटता जा रहा है। इसका मतलब है कि मास नंबर 200 से ज्यादा होगा तो अनस्टेबल होता जाएगा। इसका मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इन सब का कम होता जाएगा। तो हेवी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता जाता है, तो लो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्राफ से यही हम लोगों ने एनालाइज किया। अब इसी को हम लोगों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देना है। तो द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of a molecule gives a measure of the stability of that nucleus. Greater the binding energy per nucleon, more stable is the nucleus. ठीक, ये तो हमने एक एनालिसिस किया। अब पॉइंट वाइज आ जाए तो पहला कहता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1H1, 1H2, 1H3। इसका वैल्यू कम है, वो तो देखने ही से लग रहा है यहां पर कम है। तो ये पहला एनालिसिस हुआ ग्राफ का। दूसरा आ जाए, सेकेंड पार्ट आ जाए। अब जैसे मास नंबर 2 से 20 जा रहे हैं तो कहता वेल डिफाइंड मैक्सिमा आ रहा है। यहां पर यही चीज हमने ग्राफ में कहा था कि ये जो है आपको देखिए यहां पर ऐसे हम लिख दिए हैं और यही आप यूज भी कीजिएगा। ये चूंकि बुक में लिखा हुआ था हमने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया। ये हमारा जो मिनिमा है ये लिथियम के लिए, यहां पे आप बोरोन बना दीजिएगा और इस वाले केस में नाइट्रोजन बना दीजिएगा। ठीक है, ये चेंज कर लीजिएगा आप। तो यहां पर कहता मास नंबर 2 से 20 आ रहे हैं तो वेल डिफाइंड मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कहां कहां पर आ रहा है? हीलियम के केस में देखो है, कार्बन के केस में और फिर ऑक्सीजन के केस में। क्या इंडिकेट कर रहा है? हायर स्टेबिलिटी। फिर मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है कहां पर? लिथियम के केस में, फिर बोरोन के केस में और फिर नाइट्रोजन के केस में। क्या इंडिकेट कर रहा है? लो स्टेबिलिटी को। इसका मतलब हम लोगों ने यहां वाले पार्ट का डिस्कशन कर लिया, यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब उसके बाद आ जाएंगे मैक्सिमा कहां पर है भाई? आयरन के केस। ठीक, तो आयरन के केस में तो ये भी हम लोग इंडिकेट कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाए तो थर्ड पॉइंट कहता है ब्रॉड मैक्सिमा। कहां पर है ब्रॉड मैक्सिमा? बोलिए। 8.75 कहां के केस में? आयरन के केस में। तो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आप याद रखिएगा आयरन के केस। मतलब 2 से 20 टू 120 जा रहे हैं तो उस कंडीशन में एक मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जब जाते 20 से लेकर के 120 तक, तो पिक वैल्यू हम लोगों को आयरन के केस में मिलता 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। क्लियर? अब आ जाए फिर यूरेनियम वाले केस को भी तो डिस्कशन करना है। तो जैसे जैसे मास नंबर हम फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? बाइंडिंग पर एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बता रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और वो 7.6 हमने अभी कहा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए आ गया? पर न्यूक्लियन।
इन केस ऑफ यूरेनियम 238 और उसका एटॉमिक नंबर 92। आगे समझ में? ये तो हम लोगों ने ग्राफ को बताया। अब इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, इस ग्राफ से क्या हम एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। मान लो हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूरेनियम 238 का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक। अब वो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, प्लूटोनियम बनाया, थोरियम बनाया। इसका मतलब 8.75 में ये इसका वैल्यू है। एक एग्जांपल, यहां से यहां तक के रेंज को लिख लें, और ये 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान देना, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सिंपली हम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो जब हम एनर्जी उसका निकालते रेस्ट मास एनर्जी, तो ये 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। जब इसके साथ पेयर पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, इसका ट्वाइस बी हम लिख देते हैं रिप्रेजेंट करके, 2 इंटू 0.51 1.02, इतना ही आएगा ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अदर पार्टिकल भी यदि रिलीज हो जाए तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को रिलीज करने में इतना एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कितना होता है, काफी ज्यादा होता है। सिंपली 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कैलकुलेशन हम करें तो हमको लगता है कि एक रेलवे ट्रेन को, जिसमें 30-40 कंपार्टमेंट हो ट्रेन में, और 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम दे दें, वो ट्रेन यहां से चेन्नई चले जाए और चेन्नई से वापस आ जाए। इनॉर्मस एनर्जी। इसका मतलब यदि यूरेनियम 238 का स्प्लिट हो जाए और वो प्लूटोनियम थोरियम में कन्वर्ट हो, तो इसके डिफरेंस ऑफ एनर्जी को देखो तो मोर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये जो एनर्जी रिलीज होगा, अब हम लोग हेवी न्यूक्लियस को लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं, तो यही तो हमारा एटम बम का प्रिंसिपल है कि यूरेनियम का स्प्लिट होता है और बेरियम क्रिप्टन, और उसके बाद उसके चेन फॉर्म कर जाते हैं, और यही हमारा एटम बम का बेसिक प्रिंसिपल है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन। इसका मतलब यदि यूरेनियम का न्यूक्लियर फिशन होगा तो उस कंडीशन में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक ये एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, यदि लाइट न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रॉक्सीमेटली मान ले 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। अब ये लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के 1s2 मिलकर के हीलियम बना दे, तो यही तो हमारा हाइड्रोजन बम का प्रिंसिपल है। तो क्या हो गया, यहां पर फ्यूज हो गए, कंबाइन हो गए, तो इस कंडीशन में 1.1 प्लस 1.1 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस केस। तो हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल देन एटम बम।
तो ये भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे हम इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहां पर इंपॉर्टेंस में आ जाए। पहला इंपॉर्टेंस हमारा क्या है? न्यूक्लियर फिशन में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, दैट इज हेवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल, दैट इज यूरेनियम 238। एक एग्जाम्पल ले लिया तो कहता व्हेन ए हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंजेस फ्रॉम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन। Greater binding energy of the product nuclei results in the liberation of energy. एनर्जी रिलीज होगा और यही न्यूक्लियर फिशन में यूज होगा और यही एटम बम का बेसिस है बनाने का। आया समझ में? तो एक कर प्लॉट करके हम लोग इसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। अरे दूसरा पार्ट हमारा आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या? बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई। एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया तो ये क्या होता है? लेस स्टेबल होते हैं, चूंकि कम है, इसलिए जब दोनों न्यूक्लियाई को हम लोग कंबाइन करते हैं तो बॉन्डिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.1 तक जा। हमने तो एक एग्जांपल लिया, फ्यूज कर गया, लेकिन वो यूज हो जाएगा 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब देखो डिफरेंस कितना आ गया, 7.1 माइनस 1.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहा भी जाता है कि हाइड्रोजन बम इज 1000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन एटम बम, 1000 गुना पावरफुल होता है। ठीक है? ग्रेटर बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ और रिलीज ऑफ एनर्जी। This is what happens in nuclear fusion, which is the basis of the hydrogen bomb. ये ग्राफ का एनालिसिस हुआ। तो पहला तो आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछा जाएगा, तो ग्राफ का नेचर बता दिया। दूसरा, ग्राफ को एनालाइज करो, तो 4-5 पॉइंट में हम लोगों ने एनालाइज कर लिया और उस ग्राफ से क्या आप रिजल्ट फाइंड करते हो। आगे समझ में? तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आज एक पार्ट हमारा और भी है, न्यूक्लियर फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। न्यूक्लियर फोर्स हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियॉन्स को फाइंड करने के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है उसी का नाम न्यूक्लियर फोर्स। ठीक? अब इसके इंपॉर्टेंस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, काफी नजदीक होते हैं। कहां लगता है? बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक? दिस डू नॉट एग्जिस्ट एट लार्ज डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 10⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियर साइज भी हम लोग लिखते हैं 10⁻15 मीटर, और ये क्या होता है? फर्मी में होता है। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। ठीक? न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे ज्यादा है। हम लोग 4 फोर्स के बारे में बेसिकली जानते हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक? दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा वीक फोर्स, और फोर्थ वन न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और रीजन भी शॉर्ट रेंज। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबका रेंज काफी लार्ज है। ठीक? These are attractive forces and causes stability of the nucleus. हमेशा ये attractive है between the proton, between the proton neutron, between the neutron neutron, always attractive. ठीक? These forces are charge independent. चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब ये सिंपल है कि एक न्यूक्लियॉन्स है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज से इंडिपेंडेंट हो गया। इसलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के जो बीच फोर्स लगेगा वही फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और वही फोर्स
प्रोटॉन प्रोटॉन, इसलिए चार्ज इंडिपेंडेंट है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाए। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? ये सेंट्रल फोर्स सिंपली हम लोग ये जानते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लें, एक मास m1 है, एक मास m2, एक एग्जांपल, और इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाते। अब दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स। या हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट का रेवोल्यूशन हो रहा है, तो सैटेलाइट का जहां पर होल मास है, अर्थ का जहां होल मास है, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स, टू मासेस, नोन एज सेंट्रल लाइन। और इसी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इसी कारण से ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग इक्वेट कर देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। वैसे एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इसलिए ये नॉन सेंट्रल है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के सेंटर के बीच लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सेंटर के बीच लग रहा है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। ठीक, और लास्टली न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस, मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। और इसी को युकावा ने, जापानीज साइंटिस्ट था, इसने बताया कि फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मेसॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। इसी से पाई मेसॉन, पाई माइनस मेसॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिलेबस था न्यूक्लियर फोर्स का, और वो आप लोगों के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। रेडियो एक्टिविटी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि रेडिएशंस बाय हेवी एलिमेंट्स होता है, नोन एज रेडियो एक्टिविटी। द एलिमेंट्स विच शोज दिस फेनोमेनन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक, अब रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले हेनरी बैक्वेरेल ने बताया था इन यूरेनियम सॉल्ट, और ये काफी 19th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद मैडम क्यूरी का नाम आया था। तो फिर उसके बाद आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन यूरेनियम, क्यूरी, मैडम क्यूरी एक न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इन्वेंशन किया था, जिसको हम लोग रेडियम कहते हैं। और वो 10⁶ टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव दैन यूरेनियम। जो हेनरी बैक्वेरेल ने फाइंड किया, उससे ये 10⁶ टाइम्स ज्यादा हेवियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। नेक्स्ट आ जाए सब, ये एग्जाम्पल भी है कि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, नेपच्यूनियम, ये सब एग्जाम्पल हैं जिसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना होता है। तो ये इसका बेसिक पार्ट। अब रेडियो एक्टिविटी सैंपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इन सब से और कोई भी केमिकल चेंजेस हो, वो इसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक, अब रेडियो एक्टिविटी में कहता है कि यहां पर जितने भी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, ये सारे नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहां पर लाइटर एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो कहता है फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, जो कि हम लोग आर्टिफिशियली या हम लोग इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी से बता सकते हैं, आर्टिफिशियली।
ठीक है ना, नेचुरली नहीं। अब रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर इवेंट है और एटॉमिक इवेंट नहीं कह सकते इसको। और यहां पर कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का वो कोई रिलेशनशिप रेडियो एक्टिविटी से नहीं बताता है। अब यहां पर न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ रखा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या सिंपली हम लोग लेड बॉक्स लिए थे, याद होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस में रखा था, लेड बॉक्स में। और इसी को ना हमने अल्फा डीके में बताया था, जिसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इंपैक्ट पैरामीटर बताया था। तो यही हमारा लेड बॉक्स। और यहां पर जब ये रेडिएशंस इससे निकलते तो उस कंडीशन में स्प्लिट होता 3 पार्ट में, एक को अल्फा रे, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। तो अल्फा जो डिफ्लेक्ट होता है इसको हम लोग पॉजिटिवली कह देते हैं, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। और गामा न्यूट्रली इसलिए स्ट्रेट दिखाया, और बीटा ये नेगेटिवली होता तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से यहां पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दिखा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, सोर्स दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो फाइनली अल्फा रेज का डेविएशन लेफ्ट हुआ और बीटा रेज का डेविएशन राइट हुआ, और गामा पेनिट्रेट करके आगे निकल गया, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आया समझ में? तो अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, और इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन हो। जब अल्फा डीके होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होता, बीटा डीके होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, गामा होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उससे रिलेटेड पैरामीटर सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइंड